चलिए आज स्टैटिस्टिक्स का ऊपर हम लोग क्लासिफिकेशन वगैरह कर लिया था, पार्ट्स डेफिनेशन कर लिए थे। आज इसका आगे का पार्ट शुरू करते हैं। आज हम लोग शुरू करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा और कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा का कलेक्शन कैसे किया जाता है। स्टैटिस्टिक्स में डाटा का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जो भी न्यूमेरिक डाटा होते हैं वो कलेक्ट कैसे किए जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स में डाटा को कलेक्ट करने के लिए दो तरह का सोर्स है। पहला है प्राइमरी सोर्स और दूसरा है सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स का मतलब हो गया प्राथमिक और सेकेंडरी सोर्स का मतलब हो गया द्वितीयक। प्राथमिक सोर्स और द्वितीयक। अब प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स में डेफिनेशन क्या है, अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। प्राइमरी सोर्स का मतलब होता है कि वो डाटा जो डाटा को आप स्वयं अपने से खोजे हैं। प्राइमरी सोर्स वो डाटा कलेक्शन का तरीका है जिसको आपने स्वयं खोजा है, स्वयं आपने कलेक्ट किया है और स्वयं कलेक्ट करके आप उस पर रिसर्च करना चाहते हैं। यह है प्राइमरी सोर्स। जबकि सेकेंडरी सोर्स का मतलब होता है कि जब डेटा आपने स्वयं नहीं कलेक्ट किया बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति ने कलेक्ट किया और दूसरे व्यक्ति के कलेक्ट किए हुए डेटा पर आप काम कर रहे हैं, तो वो कहलाता है सेकेंडरी सोर्स। तो दो तरह का सोर्स है, प्राइमरी सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स है। और दोनों ही सोर्स के कुछ ना कुछ मेरिट और डिमेरिट है। जैसे प्राइमरी सोर्स है उसके कुछ मेरिट और डिमेरिट है, वैसे सेकेंडरी सोर्स है उसके भी कुछ ना कुछ मेरिट और डिमेरिट है। प्राइमरी सोर्स का मेरिट, सबसे पहला मेरिट है कि ये बड़ा रिलायबल होता है, बहुत विश्वसनीय होता है। क्योंकि काफ़ी अथक प्रयास और मेहनत के बाद उस डेटा को आप कलेक्ट किए होते हैं, इसलिए इसमें विश्वसनीयता बहुत अधिक होती है। ये एक्यूरेट होता है। एक्यूरेट का मतलब है कि ये बिल्कुल सही होता है। इसमें गलतियों की संभावना कम होती है क्योंकि रिसर्चर या डेटा एनालिस्ट जो व्यक्ति होता है वो खुद डेटा को खोज कर निकालता है। इसलिए रिसर्चर या डेटा एनालिस्ट जो होता है उसके द्वारा स्वयं के खोजे हुए आंकड़े के कारण इसमें गलती की संभावना कम होती है। एक्यूरेसी इसमें बहुत अधिक होता है, शुद्धता इसमें बहुत अधिक होती है। लेकिन प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने में कुछ डिमेरिट्स भी आते हैं। डिमेरिट्स पहला ये है कि ये बहुत खर्चीला है। इसको कलेक्ट करने के लिए बहुत हाई लेवल पर एक्सपेंसेस भी करना पड़ता है। जितना अधिक आप डेटा कलेक्ट कीजिएगा, डेटा कलेक्ट करने के लिए उतना ज़्यादा आपको खर्चा करना पड़ेगा। कलेक्शन ऑफ डेटा बहुत अधिक आपको खर्च कराएगा। जैसे आप एक एग्जांपल के रूप में ले सकते हैं कि इंडिया का जो सेंसस का कैलकुलेशन किया जाता है वो भी डेटा कलेक्शन का एक तरीका है और ये भी प्राइमरी सोर्सेस का एक तरीका है। लेकिन ये प्राइमरी सोर्स का जो तरीका है वो बहुत एक्सपेंसिव तरीका है। भारत सरकार का बहुत बड़ा तंत्र इसमें काम करता है। बहुत सारे लोगों को इसमें जुड़ना पड़ता है। हर लोग हर व्यक्ति के घर पर जाना चाहते हैं और जाकर डेटा को कलेक्ट करते हैं। हर टीचर लोग को लगाया जाता है डेटा एनालिस्ट के रूप में। बड़े बड़े चार्ट्स, बड़े बड़े कॉलम्स, बड़े बड़े डायग्राम्स वगैरह तैयार करना पड़ता है। तो यह बहुत अधिक खर्चीला है। पहला तो इसका ये डिमेरिट है। दूसरा डिमेरिट है कि ये टाइम टेकिंग है, समय बहुत अधिक लगता है। ये टाइम टेकिंग है, बहुत अधिक समय लगता है। अगर आप चाहिएगा कि ये डेटा एनालिस्ट की तरह बहुत जल्दी काम हो जाए तो आसानी से नहीं होगा। कई बार तो डेटा मिलते ही नहीं है। आप किसी के घर पर गए तो डेटा लेने के लिए वो आदमी ही अवेलेबल नहीं है तो डाटा आपको देगा कौन। तो जब डाटा ही नहीं मिलेगा तो आप रिसर्च कीजिएगा कैसे। तो ये टाइम टेकिंग होता है। टाइम टेकिंग का मतलब बहुत जल्दी और बहुत आसानी से नहीं मिल जाता है। खर्चीला भी बहुत आता है, खर्चा भी बहुत करना पड़ता है। दूसरी बात है कि टाइम टेकिंग होने के चलते कभी कभी डाटा फ्लेक्सिबल हो जाता है। फ्लेक्सिबल का मतलब कि वो डाटा जो है वो चेंज कर जाता है, टाइम टू टाइम वेरी कर जाता है। आपने जो डेटा कलेक्ट किया था वो डेटा पता चलता है कि काम के लायक नहीं रहा। समय, मौसम, परिस्थिति, बहुत सारे तंत्र के बदल जाने के चलते वो डेटा बिना काम का रह गया। तो इस तरह से प्राइमरी डेटा का कुछ मेरिट भी है और कुछ डिमेरिट भी है। लेकिन अगर ऐसे कहा जाए नटसेल में
तो प्राइमरी डेटा में सबसे बड़ा मेरिट ही है कि ये बहुत अधिक एक्यूरेट होता है, क्योंकि रिसर्चर इसको खुद खोजता है, और जब रिसर्चर खुद खोजेगा तो एक्यूरेसी होने की संभावना बहुत अधिक होती है। अब हम लोग डेटा कलेक्शन का दूसरा पार्ट पर आते हैं कि कलेक्शन ऑफ डेटा में हम लोग जब दूसरे पक्ष की ओर अगर ध्यान दें तो दूसरा पक्ष है इसका सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा वो डेटा है जो प्राइमरी डेटा किसी के द्वारा कलेक्ट तो कर लिया गया है और वो डेटा को कोई दूसरा व्यक्ति यूज कर रहा है। प्राइमरी डेटा जब पहली बार किसी ने कलेक्ट कर लिया और उस डेटा को कोई दूसरा आदमी यूज करता है, वही बन जाता है सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा एक हाथ का लिया हुआ डेटा और वही एक हाथ से जब दूसरे हाथ में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो उसको कहते हैं सेकेंडरी डेटा। और सेकेंडरी डेटा जो होता है उसके भी कुछ अपने मेरिट और डिमेरिट्स हैं। मेरिट ये है कि ये कम खर्चीला है। प्राइमरी डेटा जितना अधिक खर्चीला है, सेकेंडरी डेटा उतना अधिक खर्चीला नहीं है। दूसरा मेरिट ये है कि ये कम समय लेता है। प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा समय देना पड़ता है, लेकिन सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा समय देना नहीं पड़ता है। ये बहुत जल्दी कलेक्ट हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट करके रखा है, और जब किसी ने कलेक्ट करके रखा है तो बस उसको आपको अपने आप अपने अधीन कर लेना है। लेकिन सेकेंडरी डेटा का कुछ डिमेरिट्स भी है। डिमेरिट ये है कि इसमें एक्यूरेसी कम होता है। अगर प्राइमरी डेटा जिसने कलेक्ट किया है, अगर प्राइमरी डेटा जिसने डेटा को कलेक्ट किया अगर उसने ही कुछ गलत कलेक्ट कर लिया है या गलत कोई एंट्री कर दिया है, तो आपके पास भी वो गलत ही आएगा। और जब आपके पास गलत आएगा तो फिर आप कैसे बिलीव कर सकते हैं कि आपका इनपुट अगर गलत है तो आपका आउटपुट सही होगा। जब इनपुट गलत होगा तो नेचुरली आपका आउटपुट भी गलत ही होगा। इसलिए इसमें ये एक डर होता है कि अगर प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने वाला आदमी जिस डेटा को कलेक्ट किया है अगर वो डेटा गलत है तो सेकेंडरी डेटा भी गलत ही हो जाएगा। दूसरा है कि इसमें एक्यूरेसी कम तो होता ही है, प्लस रिलायबिलिटी भी नहीं होता है। रिलायबल भी ये नहीं होता है, विश्वसनीय भी नहीं होता है। बार बार आप डेटा का जब यूज करते हैं तो आपको बार बार ऐसा लगता है कि पता नहीं पिछले वाला लोग सही से काम किया था कि नहीं किया था। अगर पिछला वाला लोग सही से काम नहीं किया था तो हो सकता है कि उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़े, कि आपका जो डेटा एनालिस्ट का जो वर्क था, जो भी आपने एनालिसिस किया था, वो एनालिसिस आपको गलत भी हो सकता है। तो ये कुछ समस्याएं हैं प्राइमरी में भी और सेकेंडरी में भी। लेकिन कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो प्राइमरी डेटा जो होता है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है, वो ज़्यादा रिलायबल होता है, वो ज़्यादा कम वेरिएबल होता है, वो ज़्यादा वेरिएबल नहीं होता है। तो ये हो गया कलेक्शन ऑफ डाटा का टूल। कि डाटा को हमने दो तरह से कलेक्ट किया, एक प्राइमरी सोर्स की तरह और एक सेकेंडरी सोर्स की तरह। अब जब डाटा का कलेक्शन हो जाता है तब बारी आती है उसकी ऑर्गेनाइजेशन की, कि डाटा का ऑर्गेनाइजेशन कैसे किया जाए, हाउ टू ऑर्गेनाइज द कलेक्ट डाटा। तो किसी भी चीज़ को आप अपने लाइफ के ही किसी भी फैक्टर्स को अगर आप ध्यान से देखें तो उसका ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। कि अगर आप उसको कोई भी चीज़ को ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं रखिएगा तो उससे रिजल्ट और आउटपुट की तो आप आशा ही नहीं कर सकते हैं। आउटपुट और रिजल्ट बहुत अच्छी तरीके से होने के लिए इनपुट भी बहुत अच्छी तरीके से कलेक्ट वे में होना चाहिए। नॉर्मली आप अपने बुक सेल्फ को ही अगर आप अपने देखें कि आप अपने रियल लाइफ में बुक सेल्फ को अगर आप सजाते होंगे तो आप इस तरह से सजाते होंगे कि एक सेल्फ में आप कोशिश करते होंगे कि सेमेस्टर 1 का सारा बुक हो जाए, दूसरे सेल्फ में आप कोशिश करेंगे कि सेमेस्टर 2 का सारा बुक हो जाए, सेमेस्टर 3 का थर्ड सेल्फ में हो जाए। अगर सेल्फ बड़ा है तो उसको पार्ट बाय पार्ट कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड पार्ट में आप सेमेस्टर 1 डाल दें, सेकंड हैंड पार्ट में आप राइट हैंड साइड में आप सेमेस्टर 2 डाल दें। तो ये पार्ट बाय पार्ट भी आप कोशिश करते हैं, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में रखने का आपका प्लानिंग होता है। अगर सारा किताब को यत्र तत्र जहाँ पाए वहाँ रख दिए तो जब खोजने की बारी आएगी तो पता चलेगा कि वो डेटा कोई भी आपको डेटा सही नहीं मिल रहा है, समय पर नहीं मिल रहा है। आप भले परेशान हो रहे हैं, खोज रहे, परेशान हो रहे, खोज रहे, परेशान हो रहे, लेकिन वो सही डेटा आपको नहीं मिल पा रहा है। इसलिए डेटा का कलेक्शन जितना महत्वपूर्ण तरीके से आप किए हैं, जितना मेहनत से आपने डेटा का कलेक्शन किया है, नेचुरली उतना ही महत्वपूर्ण तरीके से आप उसका ऑर्गेनाइजेशन भी कीजिए। कुछ घरों में आप जाएंगे तो देखेंगे कि कपड़ा इधर, कोई कपड़ा फेंका हुआ, कोई उधर कपड़ा फेंका हुआ, कोई पुस्तकें इधर फेंकी हुई है, यत्र तत्र बिखरा हुआ है। क्या वो घर कभी भी आपको एक नज़र में देखने से सुंदर लगेगा?
कभी नहीं सुंदर लगेगा। और कभी आपको कुछ अगर खोजना पड़ेगा तो आप खोज भी नहीं पाइएगा। और कोई भी चीज़ अगर स्कैटर्ड वे में फेंका हुआ रहेगा तो आपका रिजल्ट सही नहीं होगा। कोई डेटा इधर है, कोई डेटा उधर है, कोई ऐसे है, कोई वैसे है। इसलिए बेहतर है कि उसको डेटा को सिस्टमेटिक वे से ऑर्गेनाइज कीजिए। उसका जितना ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से होगा, उसको खोजने में उतनी आपकी आसानी होगी और रिजल्ट प्राप्त करना भी उतना ही आपके लिए आसान होगा। इसलिए अभी हम लोग पढ़ते हैं कि डेटा का कलेक्शन होने के बाद उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे किया जाता है। तो डेटा का ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए 3 पार्ट में हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं। पहला आता है इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा आता है डिस्क्रीट सीरीज और तीसरा आता है कंटिन्यूअस सीरीज। 3 तरह के सीरीज में डेटा को कलेक्ट किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। जब डेटा कम संख्या में हो, जब डेटा अधिक संख्या में नहीं हो, कम संख्या में हो, नंबर्स आपके पास बहुत अधिक नहीं है, नंबर सो मैनी स्मॉल नंबर्स है, तो वैसे स्थिति में आप इंडिविजुअल सीरीज का प्रयोग कर सकते हैं। इंडिविजुअल सीरीज वो सीरीज होता है जिसमें डेटा को बहुत कम होने पर आसानी से समायोजित किया जा सकता है या उसको आप सजा कर रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए कि आपके क्लास के जो स्टूडेंट है उसके एज का एवरेज क्या है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए कि आपके क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट का एवरेज एज कितना है व औसत उम्र कितना है, तो शायद बहुत आसान होगा कि आप अपने कागज़ में पहले तो ये देख लीजिएगा कि कितने स्टूडेंट्स हैं या कितने रोल नंबर्स तक है। तो मान लीजिए कि अगर 30 स्टूडेंट है तो आप अपने कागज़ में रोल नंबर 1 to 30 तक पहले लिख लीजिएगा। रोल नंबर 1 2 3 4 इस तरह से 30 तक लिख लीजिएगा। और जब रोल नंबर 1 to 30 आप जब डिनोट कर लीजिएगा तब आप उसके बाद क्या होगा, बहुत आसान वे में आप पूछ लीजिएगा सारे स्टूडेंट से कि रोल नंबर 1 बताओ तुम्हारा एज कितना है, उसके बगल में लिख लिए। किसी ने कहा 18 ईयर्स। रोल नंबर 2 से पूछ रहा है, उसने कहा कि मेरा एज है 19 ईयर, तो उसके बगल में रोल नंबर 2 के बगल में 19 लिखा। रोल नंबर 3 से आपने पूछा, उसने कहा 17 ईयर्स, रोल नंबर 3 के बगल में आपने 17 लिखा। तो आपने बड़ा आसानी से 1 से लेकर 30 रोल नंबर तक पहले डिनोट कर लिया और फिर 1 से 30 रोल नंबर के बगल में सबका एक एक करके इंडिविजुअली आपने एज पूछा। इंडिविजुअली एज पूछकर आपने 300 लड़कों का, 300 स्टूडेंट का आपने एज लिख लिया और ना फिर वो आपने ऑर्गेनाइज करने के बाद एवरेज निकालना आसान हो जाएगा कि जितने नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो नीचे चले आएंगे डिवाइड के लिए और जितने एज है वो एज ऐड हो जाएंगे। अगर 30 स्टूडेंट है तो 30 का एज को एक एक करके ऐड कर दीजिए। 17 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 16 प्लस 20 प्लस 19 जैसा भी है वैसा जोड़ते जाइए और 30 से डिवाइड कर दीजिए तो एवरेज एज आ जाएगा। तो ये जो तरीका है ये तरीका कुछ आसान तरीका है, क्योंकि ये डेटा कम था इसलिए यहाँ पर हम लोग आसानी से काम किए। लेकिन इसका नाम इंडिविजुअल इसलिए पड़ा है कि आपने इंडिविजुअली हर एक स्टूडेंट का डेटा को आपने लिखा है। इसका नाम इंडिविजुअल सीरीज इसलिए पड़ा कि इसमें डेटा जो आपने लिखा वो इंडिविजुअली हर एक स्टूडेंट के लिए आपने लिखा। रोल नंबर 1 के लिए भी आपने जितना स्थान रखा था उतना ही स्थान आपने रोल नंबर 2 के लिए रखा था, उतना ही स्थान आपने रोल नंबर 3 के लिए रखा था और उतना ही स्थान एक एक करके आपने रोल नंबर 30 तक रखा था। तो जब डेटा आप सेम रखते हैं, जब डेटा आप सेम रखते हैं, सेम टू सेम मतलब सबके लिए इक्वल आपने पहचान रखी है, सब स्टूडेंट के लिए पहचान जो आपने इक्वल रखा है और इंडिविजुअली हर के बारे में आप दिनों से फ्रैक्शन आप दिखा रहे हैं, सबके बारे में इंडिविजुअली बता रहे हैं कि रोल नंबर 1 का इतना है, रोल नंबर 2 का इतना, रोल नंबर 3 का इतना है, तो इसी को कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज। सेकंड वन होता है डिस्क्रीट सीरीज। जब डेटा कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाए, इंडिविजुअल की तरह उसे सजा पाना पॉसिबल नहीं हो। जब डेटा ज़्यादा बड़ा हो जाए और इंडिविजुअल की तरह उसे सजा पाना पॉसिबल नहीं हो तो वैसी परिस्थिति में हम लोग डिस्क्रीट सीरीज का प्रयोग करते हैं। डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है कि इंडिविजुअल सीरीज से थोड़ा ज़्यादा बड़ा डेटा होने पर डिस्क्रीट सीरीज का यूज किया जाता है। इंडिविजुअल सीरीज तो कम संख्या है, 20-25 संख्या है, 30 संख्या तक है, तो आराम से आप इंडिविजुअल का यूज कर लेते हैं। लेकिन जब संख्या आपका बढ़ जाता है, जब संख्या आपका बढ़ जाता है, एक एक करके इंडिविजुअली लिख पाना संभव नहीं होता है, नंबर्स बढ़ने लगते हैं, डेटा बढ़ने लगता है, तो आप डिस्क्रीट सीरीज का यूज करते हैं। संख्याएं बढ़ने लगी,
संख्या जो है वो बढ़ने लगी, तो आप क्या प्रयोग करते हैं, डिस्क्रीट सीरीज का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर आपसे हम ये पूछ लें कि ये बताइए कि कॉमर्स में स्टूडेंट का एवरेज एज कितना है, तो अब कॉमर्स में जब आप बात करेंगे तो फिर सेमेस्टर 2 की बात होगी, सेमेस्टर 4 की बात होगी, सेमेस्टर 6 की बात होगी। अगर सेमेस्टर 2 में 30 लड़के हैं, सेमेस्टर 4 में 40 लड़के हैं, सेमेस्टर 6 में 25 लड़के हैं, तो टोटल स्टूडेंट कितना हो गया, 40 और 60 और 25, 40 60 और 25, मान लीजिए तो ऐसा एग्जाम्पल में, तो टोटल 125 लड़का हो गया, 40 60 और 25, 125 लड़का हो गया। अब रोल नंबर 1 लिखेगा तो तीनों सेमेस्टर में रोल नंबर 1 मिलेगा, सेमेस्टर 2 के लिए भी रोल नंबर 1 मिलेगा, सेमेस्टर 4 के लिए भी रोल नंबर 1 मिलेगा, सेमेस्टर 6 के लिए भी रोल नंबर 1 मिलेगा। अगर रोल नंबर 2 लिखते हैं तो वो भी तीनों सेमेस्टर में मिलता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि डेटा थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है, और जब डेटा बढ़ता जाता है तब हम लोग क्या करते हैं कि डिस्क्रीट सीरीज का प्रयोग करते हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या करते हैं कि 125 लड़कों पर उतना इंडिविजुअली एक एक करके हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। अगर इंडिविजुअली जिस तरह से इंडिविजुअल सीरीज में हम लोग काम करते हैं वैसा डिस्क्रीट में काम नहीं करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि सबसे कम उम्र का लड़का कौन है, और उसके बाद ये फाइंड आउट करते हैं कि सबसे अधिक उम्र वाला लड़का कौन है। तो पता चला कि कॉमर्स में सबसे कम उम्र का कोई लड़का है तो उसका उम्र है 16 साल, और सबसे अधिक उम्र वाला कोई लड़का है तो वो 21 साल। तो हमने क्या किया है कि एक असेंडिंग ऑर्डर में एज को लिखना शुरू कर दिया। सबसे पहले हमने 16 लिखा, फिर 17, फिर 18, फिर 19, फिर 20 और फिर 21, और उसके बाद हम एक एक करके क्लास की ओर मूव किए। सबसे पहले या तो क्लास सेमेस्टर 2 में गए, या सेमेस्टर 4 में गए, या सेमेस्टर 6 में गए। अगर हम सेमेस्टर 1 में सेमेस्टर 2 में गए जहाँ पर 40 स्टूडेंट हैं, तो सेमेस्टर 2 में गए तो 40 स्टूडेंट तो हमने एक एक करके लड़कों से ये पूछना शुरू किया। पहले बेंच में जो बैठे हुए, हमने इंडिविजुअली रोल नंबर वाइज नहीं पूछा। अब यहाँ पर हमने सिस्टम को चेंज कर दिया, हमने रोल नंबर से पूछना छोड़ दिया। यहाँ पर इंडिविजुअल सीरीज में हमने रोल नंबर से पूछा था। यहाँ पर हम क्या उससे पूछे कि पहला बेंच का जो लेफ्ट साइड का लड़का है, बताओ तुम्हारी उम्र कितना, उसने कहा 17। हमने 17 के बगल में एक लाइन है खींच दिया टैली बार की तरह। उसके बगल वाले लड़के से पूछा कि तुम्हारा एज कितना भाई, तो उसने कहा कि 18। तो फिर मैंने 18 के बगल में एक लाइन खींच दिया। फिर उसके बाद हमने पूछा उसके बगल वाले के तुम्हारा एज कितना है, तो उसने कहा है कि 18। तो फिर वही 18 के बगल में हमने एक लाइन खींच दिया, और ये टैली बार हम करते चले गए। नाउ we have completed the process in semester 2. Now we will move to the semester 4. अब हम सेमेस्टर 4 की तरफ मूव कर जाएंगे, और फिर वहाँ भी रोल नंबर 1 2 3 4 है, लेकिन हमने रोल नंबर से काम करना छोड़ दिया है। हमने क्या किया, बेंच बाय बेंच पूछना शुरू किया, और वहाँ 60 बच्चे थे, 60 से हमने एज पूछ लिया, और लाइन बाय लाइन हमने उसके बगल में मार्किंग करना शुरू कर दिया, टैली बार करना शुरू कर दिया। और लास्ट हम लोग चले गए सेमेस्टर 6 में, और सेमेस्टर 6 में जब लास्ट हम लोग चले गए तो फिर वहाँ पर हम लोग ये डेटा लिए कि सेमेस्टर 6 में जो 25 स्टूडेंट थे उनका कितना एज है। एक एक करके उसके एज पर हमने कैलकुलेशन शुरू किया, और जब सेमेस्टर 6 के 25 लड़का से हमने पूछ लिया तो टोटल 125 लड़का का आंकड़ा तैयार हो गया। और वो जो टैली बार था उसको हम लोग न्यूमेरिकल डिजिट में कन्वर्ट कर देंगे। जो टैली बार में हमने डिनोट किया था उसको हम लोग अब न्यूमेरिकल डिजिट में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे पता चला कि 16 साल वाले के बगल में पता चला कि 16 साल वाले टोटल 20 लड़के थे, तो हम ये कहेंगे कि x = 16, और इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो हो गया 20, यानी 16 साल वाले 20 लड़के हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो 20 है। 17 साल वाला, उसके बगल में पता चला कि 18 लड़का है, तो उसका फ्रीक्वेंसी होगी 18। 17 साल वाला, अगर 18 साल वाला है टोटल उसका काउंट किए तो पता चला कि 15 लड़के हैं, तो उसका नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी फ्रीक्वेंसी आया 15। तो इस तरह से हम 17 18 19 20 21 सबके बगल में संख्या को लिखते चले गए कि 17 साल वाले कितना लड़के हैं, 18 साल वाले कितना लड़के हैं, 19 साल वाले कितना लड़के हैं, 20 साल वाले कितना लड़के हैं। एक एक करके हमने लड़कों की संख्या लिख ली।
और जब उस लड़कों की संख्या फ्रीक्वेंसी को हमने लिख लिया तो ये टोटल नंबर हो गया, और जब फ्रीक्वेंसी को टोटल करेंगे तो ठीक वही आ जाएगा जो 125 लड़के पहले से थे, वही नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल आ जाएगा 125, यानी n इक्वल टू 125 यहाँ दिया जाएगा, 125 यहाँ दिया जाएगा। तो जो 125 वहाँ था वही 125 यहाँ दिया गया। तो ये हो गया कि एक तरफ x था और दूसरी तरफ f था। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है दैट इज f, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वही है f, और x जो है वो लेफ्ट साइड में था जो एज को डिनोट कर रहा था, और x जो है वो ऑलवेज एक ऑर्डर में है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। समझने के दृष्टिकोण से असेंडिंग ऑर्डर ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, 16, 17, 18, 19, 20, 21 इस तरह से अच्छा लगता है। तो ये जो सजाने का तरीका था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा था, इसको हम लोग डिस्क्रीट सीरीज में लिखते हैं। अब लास्ट वन जो थर्ड आता है कलेक्शन ऑफ डेटा का ऑर्गेनाइज करने का तरीका, वो कहलाता है कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में जो डेटा कलेक्ट किया जाता है, कंटिन्यूअस सीरीज में जो डेटा कलेक्ट किया जाता है वो बहुत अधिक बड़े आंकड़े होने पर कलेक्ट किया जाता है। जैसे अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि आप बताइए कि आपके कॉलेज के स्टूडेंट का एवरेज एज कितना है। अब आपके कॉलेज के स्टूडेंट का एवरेज एज पूछा जाए तो आपके कॉलेज में लगभग 1000 लड़के हैं, 1130 लड़के हैं अभी। अब 1130 लड़के हैं तो बड़ा ये परेशानी है कि 1130 लड़के को कैसे हम लोग पन्ना पे पन्ना लिखेंगे। अगर एक एक करके सबका रोल नंबर लिखेंगे तब तो पता चलेगा कि पूरा कॉपी का पन्ना खत्म हो गया, और जिसके सामने उसको प्रेजेंट करेंगे उसको तो आधा समझ में आएगा, आधा समझ में नहीं आएगा, परेशानी बढ़ती जाएगी। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर ग्रुपिंग करने का प्रयास किया है ताकि डेटा, बहुत अधिक डेटा एक छोटे से ग्रुप में सज जाए। जब डेटा बहुत अधिक बड़ा हो जाएगा तो वो छोटे से ग्रुप में सज जाएगा। तो हमने कंटिन्यूअस सीरीज के लिए क्या किया कि सबसे पहले ये पता किया कि पूरे कॉलेज में सबसे छोटी उम्र का स्टूडेंट कौन है। तो आइरिस पता चला कि सबसे छोटी उम्र का जो लड़का है वो 16 साल का है, और सबसे अधिक उम्र का पता चला कि 40 साल का एक सबसे अधिक उम्र का स्टूडेंट है। सबसे लोएस्ट को हमने लिया और सबसे हाईएस्ट को हमने लिया, और उसके बीच में हमने एक ग्रुपिंग बनाने का प्रयास किया कि अगर 4-4 साल का हम गैप ले लें तो पहला ग्रुपिंग हो जाएगा 16 से 20, दूसरा हो जाएगा 20 से 24, तीसरा हो जाएगा 24 से 28, चौथा हो जाएगा 28 से 32, फिर 32 से 36 और 36 से 40। ये ग्रुप तैयार हो गया। ग्रुपिंग तैयार करना ये आप पर निर्भर करता है कि कैसा ग्रुपिंग आप तैयार करेंगे। अगर एज का फ्रैक्शन बहुत अधिक है तो ग्रुपिंग को आप छोटा भी कर सकते हैं, अगर एज का फ्रैक्शन बहुत कम है तो बड़ा भी कर सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप कैसा सजाना चाहते हैं। अगर मान लीजिए कि 0 से 100 साल वाला का अगर आप लेना चाहते हैं, 0 साल से 100 साल तक वाले का, तो फिर तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा 0 से 100 वाले को 4-4 के ग्रुप में सजाना। तो फिर वहाँ पर क्या करेंगे, 10-10 साल के गैप में सजा लेंगे, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ऐसा कर लेंगे। लेकिन अभी आपके पास क्या है, मिनिमम 16 है और मैक्सिमम 40 है, तो बेहतर है कि 4 के ग्रुप में आप उसको सेट कीजिए। जो लेंथ है ग्रुप का वो लेंथ 4 का लेंथ हमने लिया, तो 16 से 20, 20 से 24, 24 से 28, 28 से 32, 32 से 36 और 36 से 40। अब इस ग्रुप को लेंथ बाय हमने सजाया, तो इसका जो लेंथ है, लेफ्ट साइड का जो लेंथ है वो L1 कहलाएगा और राइट साइड का जो लेंथ है वो L2 कहलाएगा। हमने अगर 16 से 20 लिखा है तो 16 अगर L1 है तो 20 उसका L2 होगा। नेक्स्ट का अगर 20 से 24 हमने लिखा है तो 20 L1 है तो 24 उसका L2 होगा। तीसरा अगर हमने 24 से 28 लिखा है तो 24 L1 होगा तो 28 L2 होगा। तो ये एक तरीका होगा L1 और L2 को डिनोट करने का। लेफ्ट साइड का जो अंक है वो L1 से डिनोट होगा, राइट साइड का जो अंक है वो L2 से डिनोट होगा। लेंथ 1 एंड 2। ये जरूरी नहीं है हर बार कि दोनों का लेंथ जो है वो सेम हो। जैसे अभी हमने 4-4 का लेंथ लिया,
हो सकता है कि आपको ये पता चले कि 32 साल के बाद सीधे 2-4 ही ऐसा लड़का है जो 40 साल की उम्र पर आता है, तो फिर बेहतर है कि हम 32 से 40 एक ही ग्रुपिंग में ले लें। ऐसा भी हम कर सकते हैं कि 32 से 40 हम एक ही ग्रुप कर सकते हैं, यानी जो 32 से 36 और 36 से 40 दो ग्रुप था, बेहतर होगा कि 32 से 40 भी आप एक ग्रुप ले सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई झिझक है मन में, तो फिर बेहिचक आप दो ग्रुप में रख लीजिए, 32 से 36, 36 से 40। ये लेंथ हो गया। और उसके बगल में अब हम क्या करेंगे कि इंडिविजुअली हर स्टूडेंट का एज लिखना शुरू करेंगे कि कौन किस ग्रुप में आ रहा है। कोई 18 से 16 से 20 वाले ग्रुप में आएगा, कोई 20 से 24 वाले में आएगा, कोई 24 से 28 वाले में आएगा। जो जिस ग्रुप में सेट करेगा हम लोग उस ग्रुप में उसको बैठाते चले जाएंगे। और उसके बाद जब टैली बार तैयार हो जाएगा तो उसको फिर हम लोग न्यूमेरिकल डिजिट में कन्वर्ट कर देंगे। और जैसे ही न्यूमेरिकल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे वो हो जाएगा एफ यानी फ्रीक्वेंसी। और जब टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो आ जाएगा नंबर्स, यानी आपके कॉलेज के जितने स्टूडेंट्स हैं वो संख्या वहाँ पर आ जाएगी कि आपके टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। इतना होने के बाद अब आपके ऊपर एक और समस्या आ जाएगा कि ये जो आपने सीरीज तैयार किया कंटिन्यूअस सीरीज, ये कंटिन्यूअस सीरीज का जो सीरीज है वो भी दो तरीके का होता है, एक इनक्लूसिव और दूसरा एक्सक्लूसिव। इनक्लूसिव सीरीज का मतलब होता है कि जो L2 है उसको लेकर, और एक्सक्लूसिव सीरीज का मतलब होता है कि जो L2 है उसको छोड़कर। अगर हमने 16 से 20 लिखा और दूसरा सीरीज हमने ग्रुपिंग क्या लिखा 20 से 24, तो देखिए 20 दोनों में आ गया, पहले ग्रुप में भी 20 आ गया और दूसरे ग्रुप में भी 20 आ गया। लेकिन पहले ग्रुप का जो 20 है वो L2 में है और दूसरे ग्रुप का जो 20 है वो L1 में है। एक L2 में है 20 और दूसरा L1 में है, तो इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज इसको कहा जाता है। सर एक बार फिर से बता दीजिए। ग्रुपिंग जो है वो दो तरीके से है। सर आवाज फंस रहा है। ग्रुपिंग जो है वो ग्रुपिंग दो प्रकार का है, एक एक्सक्लूसिव और एक इंक्लूसिव। अगर हम लोग अपना पहला क्लास इंटरवल 16 से 20 लिखते हैं, दूसरा 20 से 24 लिखते हैं, तीसरा 24 से 28 लिखते हैं, तो अगर 16 से 20 लिखते हैं तो इसका जो L2 20 है, अगले ग्रुप जो 20 से 24 है उसमें भी 20 L1 हो जाएगा। अगर हम लोग दूसरा ग्रुप 20 से 24 लिखे हैं तो 24 अगर L2 है, 24 अगर L2 है तो अगले ग्रुप का 24 से 28 जो है वो उसका 24 जो होगा वो L1 हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट ग्रुप का जो L1 होता है, L2 होता है, वो सेकंड ग्रुप का L1 बन जाता है। सेकंड ग्रुप का जो L2 होगा वो फर्स्ट ग्रुप का जो L2 होगा वो सेकंड ग्रुप का L1 हो जाएगा। सेकंड ग्रुप का जो L2 होगा वो थर्ड ग्रुप का L1 हो जाएगा। थर्ड ग्रुप का जो L2 होगा वो फोर्थ ग्रुप का L1 हो जाएगा। यानी 16 से 20 अगर आप देखते हैं तो अगला आपको 20 से 24 नजर आएगा, तो तीसरा 24 से 28 नजर आएगा, फिर 28 से 32 नजर आएगा। तो जो आप 16 से 20 देख रहे हैं तो 20 तो जरूर लिखा हुआ है, लेकिन वहां पर 20 तक का मान नहीं है, वहां पर मात्र 19 तक का मान है। और 20 का जो मान है वो सेकंड ग्रुप में है। अगर हम 20 से 24 सेकंड ग्रुप में लिखे हैं तो 24 तो जरूर लिखा हुआ है, लेकिन वहां पर मान जो है वो 23 तक का ही मान है। और 24 का जो मान होगा वो तीसरे ग्रुप में होगा। तीसरा ग्रुप जो 24 से 28 है तो उसमें 24, 25, 26, 27 तक का मान आएगा। 28 जो है लिखा हुआ जरूर 28 है, लेकिन वो अगले ग्रुप में चला जाएगा। तो ये एक्सक्लूसिव सीरीज की ये पहचान है कि इसका फर्स्ट ग्रुप का L2 सेकंड ग्रुप का L1 सेम होगा, सेकंड ग्रुप का L2 थर्ड ग्रुप का L1 सेम होगा, लेकिन जो उसका लास्ट L2 होगा उसमें वो अंक का गिनती नहीं होगा, वो अगले ग्रुप में उसका गिनती होगा। ये एक्सक्लूसिव सीरीज की पहचान है। जबकि इंक्लूसिव सीरीज जो होता है वो बड़ा विचित्र होता है। अगर हम लिखते हैं 1 से 5 तो लिखेंगे यहाँ पर 4 का ग्रुप है,
तो अगला लिखेंगे 6 से 10, फिर अगला लिखेंगे 11 से 15, फिर लिखेंगे 16 से 20। इसको कहते हैं इंक्लूसिव सीरीज। अगर हमने 1 से 5 लिखा तो इसका जो L2 है, फर्स्ट ग्रुप का जो L2 है, वो दूसरे ग्रुप का L1 नहीं है, वो क्या है, वो 6 से 10 है। पहला अगर 1 से 5 है तो दूसरा 6 से 10 है, तो तीसरा 11 से 15 है। तो इंक्लूसिव का मतलब होता है उसको लेकर, यानी जो 5 है उस 5 को लेकर। अगर 6 से 10 है तो उस 10 को लेकर, छोड़कर नहीं। जबकि एक्सक्लूसिव में L2 को छोड़ दिया जाता था, जो L2 होता था वो अगले ग्रुप के L1 में जाके काम करता था। लेकिन इंक्लूसिव में ऐसा नहीं होता है, पहला डिजिट से लेके अंतिम डिजिट तक का सारा उसी ग्रुप में काम कर लेते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 सब आते हैं उसमें। अगर अगला 6 से 10 तक है तो 6 7 8 9 10 10 तक उसमें आ गया। अगर तीसरा 11 से 15 तो 11 12 13 14 15 सब उसमें आ गया। तो ये सीरीज हो गया दो तरह का, एक एक्सक्लूसिव सीरीज हो गया, एक इंक्लूसिव सीरीज हो गया। एक और सीरीज आपको नजर आता है जिसको कहते हैं ओपन एंडेड सीरीज। ओपन एंडेड सीरीज में क्या होता है कि फर्स्ट जो ग्रुप होता है और जो लास्ट ग्रुप होता है वो ओपन रहता है। आप पर निर्भर करता है कि आप फर्स्ट ग्रुप को कहाँ से शुरू कीजिएगा, और आप पर निर्भर करता है कि लास्ट ग्रुप को आप कहाँ पर क्लोज कीजिएगा। इसीलिए इसका नाम पड़ा है ओपन एंडेड सीरीज। बीच के जो ग्रुप होते हैं वो ग्रुपिंग किए हुए होते हैं, लेकिन इसके जो फर्स्ट और लास्ट होते हैं बेसिकली वो छोड़ दिए जाते हैं। ये रिसर्चर पर निर्भर करता है कि वो फर्स्ट को कहाँ से शुरू करेगा और लास्ट को कहाँ पर खत्म करेगा। इसलिए इसका नाम पड़ा है ओपन एंडेड सीरीज। तो यहाँ पर सीरीज 3 तरह के हो गए, एक ओपन एंडेड, एक इंक्लूसिव सीरीज और एक एक्सक्लूसिव सीरीज। तो आज हम लोग ये दो काम कर लिए कि डाटा का कलेक्शन कैसे होता है, एक प्राइमरी सोर्स से होता है और एक सेकेंडरी सोर्स से होता है। और दूसरा हम लोग ये काम कर लिए कि उसका कलेक्शन करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन कैसे किया जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 3 तरीके से ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एक सेंसस, एक इंडिविजुअल सीरीज में, दूसरा डिस्क्रीट सीरीज में, और फिर कंटिन्यूअस सीरीज में। अब इसके बाद एक और प्रश्न उठता है कि डेटा का जो कलेक्शन होता है उसमें 2 और मेथड का यूज किया जाता है, एक सैम्पलिंग मेथड होता है और एक सेंसस मेथड होता है। जब डेटा आप लोग कलेक्ट करते हैं तो डेटा तो आपने ले लिया, आंकड़े आपके पास आ गए, लेकिन क्या सभी आंकड़े आपके काम के हैं, सभी आंकड़े का आपको यूज करना है? तो इसके लिए आप सैम्पलिंग और सेंसस 2 तरीके का मेथड यूज करते हैं। सैम्पलिंग मेथड में जो डेटा होता है उसमें से जो रैंडमली आप कलेक्ट करते हैं, जो भी डेटा आता है उसके आधार पर आप डिसीजन लेते हैं। और सेंसस मेथड होता है कि जिसमें जो डेटा आपने कलेक्ट किया है वो पूरी का पूरे डेटा, आप उसका होल डेटा का यूज करते हैं, किसी भी डेटा को आप छोड़ते नहीं है, ये सेंसस मेथड है। जबकि सैम्पलिंग मेथड क्या कहता है कि सैम्पलिंग मेथड कहता है कि आप रैंडमली कुछ डेटा को उठा लीजिए और उस इनपुट के आधार पर आप उसका आउटपुट रिजल्ट तैयार कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपको बताया जाता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर चावल का बुरा आपके सामने रख दिया जाए तो चावल के हर कण पर आप काम नहीं करते हैं, हर कण को आप नहीं इंडिविजुअली देखते हैं, रैंडमली एक मुट्ठा उठा लेते हैं सैंपल के तौर पर, नमूना के तौर पर, और उससे आप अपना डिसीजन निकाल लेते हैं कि ये चावल का बुरा में चावल कैसा होगा। जबकि सेंसस मेथड जो होता है उसमें हर एक डेटा पर काम किया जाता है, किसी डेटा को आप छोड़ते नहीं है, जो भी डेटा होता है सब डेटा पर आप काम करते हैं। तो 2 मेथड हो गया यहाँ पर, एक सेंसस कलेक्शन का तरीका, एक सेंसस हो गया और एक सैम्पलिंग हो गया। तो हमने 3 चीज़ कर दिया, कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, सेंसस, और उसके बाद सोर्सेस, प्राइमरी सोर्सेस और सेकेंडरी सोर्सेस।